नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और हम दोनों अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों का एक्सपर्ट से जवाब लेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए वो तौर तरीके जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यो स्टॉक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे एक तरीका आपके स्क्रीन पर आ रहा है जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज करिए, जिस भी तरीके को आपको आसानी लगती हो उस तरीके से आप हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप YouTube पर लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल भेजिए। हम बीच बीच में YouTube के भी सवालों को शामिल करते हैं। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज खास चर्चा में जो है वो कौन से एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही जरा बाजार पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो जिस तरह की 2 दिनों की शानदार तेजी नजर आई थी कम से कम निफ्टी में, वो आज मुनाफा वसूली में तब्दील होती हुई आप देखिए। निफ्टी यहां पर 23,150 के पास, इस 500 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्स में आज गिरावट हावी होती हुई, मुनाफा वसूली हावी होती हुई और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नदारद है क्योंकि 522 शेयर फिलहाल ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1966 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव आज नजर आ रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो पावर ग्रिड लगभग 1.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 1% की तेजी यहां पर, HUL, ग्रासिम और ब्रिटानिया लगभग आधे से 1% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? डॉक्टर रेड्डीज देखिए 4.5% लगभग टूटता हुआ, अपोलो हॉस्पिटल में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है और इंडसइंड बैंक भी आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ध्वनि में आपके पास आना चाहूंगा, हमें बताइए क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पे आपको बाजार में मुनाफा वसूली दिख रही है या जिस तरह के कम से कम नेगेटिव संकेत या वोलेटाइल मार्केट ऑलमोस्ट हर वीक में और हर वीक के लास्ट में आखिरी दिन नजर आ रहा है, उस तरह का ही ट्रेंड आपको दिख रहा है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 9 सेशन से बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है यहाँ पे कि 9 सेशन से इंडेक्स एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 23,400 का स्तर जो है वो हम ऊपर की तरफ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 22,980 के लेवल के पास काफी स्ट्रांगली बना हुआ है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट करना इंडेक्स के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कोई भी एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए। अगर हम आज के सेशन को भी इसके अंदर जोड़ ले तो आज एक 10वां सेशन है जिसके अंदर इंडेक्स जो है वो इसी रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस रेंज का बाहर निकलना इंडेक्स के लिए काफी जरूरी होगा। इंट्राडे बेसिस पर अगर भी हम देखें यहाँ पे तो वापस से यहाँ पे संकेत दिख रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो 23,000 के लेवल को वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इंट्राडे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक बेरिश साइड के देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी अगर हम देखें तो डिक्लाइंस के फेवर में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो डिक्लाइंस के फेवर में यहाँ पे पल्ला भारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब 1900 शेयर्स है जो यहाँ पे डिक्लाइन के साइड पे चल रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी एक रेंज के अंदर सीमित कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 49,620 का लेवल है जो हम ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो 48,000 के लेवल के पास काफी स्ट्रांगली बना हुआ है। इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ जैसे ही वापस 48,370 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो वापस से बैंक निफ्टी जो है वो 48,080 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में भी यहाँ पे गिरावट के जो संकेत है वो अभी इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल विक्स के अंदर भी दिन के ऊपरी स्तर से हल्का सा कूल ऑफ आया है, बट यहाँ पर भी जो आप देखें तो नीचे की तरफ में विक्स जैसे ही 16 16.5 के लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्पाइट मिल सकता है। बट जब तक इसके ऊपर हम यहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो ओवरऑल एक जो फियर और एक ये जो सेल ऑन राइज की रणनीति है वो यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको पूरी राय दे दी गई है निफ्टी बैंक पे ध्वनि जी की तरफ से। निफ्टी का जैसे कि ध्वनि जी ने बताया 10 सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे की तरफ 23,000, ऊपर की तरफ देखिए तो शायद 30,400 के आसपास का इस रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले दर्शक को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ परशुराम जी शामिल है। परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। बोल रहे हैं सर, ये एडा का शेयर हम लिए हुए हैं 200 प्राइस पे, 100 शेयर है, तो क्या इसमें हम एवरेज करें तो कौन सा प्राइस पे करें? एक और है, एक आरबीएल बैंक का है जी, तो उसमें हमको भी शेयर लेना है, तो उसका भी तो 150 के आसपास शेयर चल रहा है, तो क्या उसमें ले सकते हैं? तो आरबीएल की आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है 150 रुपए से? जी जी जी, उसमें भी और हमको लेना है, एवरेज करना है। ठीक है, तो दोनों में ही आपको और पोजीशन ऐड करने हैं यहाँ पे। हाँ, करें तो कौन सा प्राइस पे करना अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बताइए। जी कुणाल जी, ज़रा ये दोनों स्टॉक्स देखिए। इरिडा पे बात करें तो 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 200 के भाव से। अभी देखें तो स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरबीएल बैंक भी 150 के भाव से वो भी यहाँ पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? कौन सा स्टॉक थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और पैसे डालने के लिए? सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये क्वेरी पूछी है, बहुत ही बढ़िया नाम है परशुराम जी। एंड मुझे लग रहा है कि सही निशाने पे ही आपने तीर मारा है। दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। आरबीएल बैंक की बात करूं या तो फिर मैं इरिडा की बात करूं, 156 के अराउंड आरबीएल बैंक चल रहा है और इरिडा अभी चल रहा है 196। इरिडा में मैं फिलहाल एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। जो आपकी अराउंड 200 की खरीदारी आप उसको होल्ड करके रखिए। एक बार बजट आ जाता है, बजट के बाद जो वॉलेटिलिटी है शांत हो जाएगी और एक क्लियर डायरेक्शन हमें पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी में देखने को मिल सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले दिनों में इतना अच्छा एक्सपोजर हमें गवर्नमेंट की ओर से मिल सकता है कि यह स्टॉक आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 280 से 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इरिडा फिलहाल आप वेट करके चलिए। लोअर लेवल पे मैं एक एसएल मेंटेन करके जरूर से चलने की सलाह दूंगा। 180 का एसएल है, एसएल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो 260 280 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर। नाउ आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तकरीबन 156 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि अगर आपको प्रेशर लेवल पर खरीदारी करके चलना है कर सकते हो। लोअर लेवल पे 140 का आपको स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना है, उसके अलावा दूसरा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। 140 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं। ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट जो है 183 का है। 183 जिस दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा 183 का सीधा बाउंस बैक आपको ऊपरी लेवल पे 240 तक देखने को मिल सकता है। तो आरबीएल में प्रेशर लेवल से कर सकते हो। ईडा के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आफ्टर बजट हम इसके ऊपर वापस से रिकमेंडेशन सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आरबीएल में तो आप फिलहाल इन स्तरों पर एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें इरिडा की तो थोड़ा वेट करना होगा। चलिए हमारे अगले कॉलर जो है रजनीश पाल फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। रजनीश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, हमारा IRFC है सर, 300 क्वांटिटी है सर। ठीक है, 190 के भाव पे सर। ठीक है, और इरकॉन भी आपके पास? इरकॉन इंटरनेशनल सर 325 क्वांटिटी है, 300 की भाव पे। अरे काफी ऊपरी स्तरों की आपकी इरकॉन की बाइंग है। और जी सर, काफी होल्ड हो गया, काफी समय हो गया सर, 7-8 महीने हो गए होल्ड किए। अच्छा, तो अभी कितना समय और देना चाहते हैं? दे सकता हूँ सर, 7-8 ही महीने और दे सकता हूँ। 7 से 8 महीने और दे सकते हैं। ध्वनि जरा दोनों स्टॉक पे राय दीजिए। इरकॉन इन्होंने 300 के भाव पे खरीदारी की है, IRFC 190 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा खासा समय दे चुके हैं लेकिन और 6-7 महीने देना चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे सबसे पहले इरकॉन की अगर हम बात करते हैं, इरकॉन के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। वीकली स्ट्रक्चर्स पे अगर आप देखें तो स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल कायम करा है 180 के लेवल्स के पास। तो इरकॉन के अंदर यहाँ पे आप 180 के लेवल के पास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आप चाहे तो ऊपर की तरफ में जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 230 का लेवल क्रॉस करता है वहां पे आपके पास और निवेश की यहाँ पे कैपेसिटी हो तो इसको एवरेज करके भी चल सकते हैं। 230 के लेवल 235 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो वापस से इसके अंदर जो तेजी बनेगी तो ऊपर की तरफ में 290 से लेके 300 के लेवल्स इसके अंदर वापस देखने को मिल सकते हैं। तो इरकॉन के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी।
स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। जहां तक IRFC का भी सवाल है, IRFC के भी सपोर्ट लेवल जो है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। IRFC के अंदर जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है वो 128 से लेके 130 की जो रेंज है, इसके अंदर यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी लेवल को एक स्टॉप लॉस की तरह माने और इसके अंदर भी आप एवरेज करके चल सकते हैं। ऊपर 160 के भाव के ऊपर इसके अंदर एवरेज करने की सलाह रहेगी। जैसे 160 का भाव यहाँ पे क्रॉस होता है तो वापस से स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो आपको 200 रुपए तक के बने रहते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्वनि जी ने बता दिया है आपको दोनों ही स्टॉक पे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो ऑप्शन के चैंपियन में आज हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जी शामिल है। अमोल नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बताइए कि आज आप कौन सा रिकमेंडेशन लाए हैं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। रिलायंस 1250 इन द मनी कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। 17 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट है 35 रुपीज के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 9 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। एक रैली के बाद एक करेक्शन था, अब कहीं ना कहीं एक करेक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम डेली चार्ट्स पे भी देखें तो स्टॉक में हायर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है। आई थिंक यहाँ से अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो आई थिंक स्टॉक में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे इन द मनी कॉल ऑप्शन की रिकमेंडेशन आती हुई 1250 के स्ट्राइक प्राइस पे करंट 17 रुपीज़ चल रहा है। टारगेट 35 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 9 रुपए का, जिसके चलते अगर हम अधिकतम मुनाफा देखें तो 9000 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान यहाँ पे 3500 का हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 का। तो अमोल बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। सेबी की स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है। तो इसमें सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड ले। आज जोड़ते हैं कुलदीप रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरा सवाल था जियो फाइनेंस से रिलेटेड। एक्चुअली मेरे पास अभी 1300 शेयर हैं जियो फाइनेंस के। ठीक है। और जो करंट प्राइस मेरा जो है एवरेज शेयर प्राइस वो 296 है। तो मैं सोच रहा था उसमें और ऐड करने के लिए, डबल या ट्रिपल करने के लिए, तो क्या उसके लिए करेक्ट शेयर प्राइस रहेगा जिस पर मैं और ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, 1300 ये शेयरों की संख्या इन्होंने 1300 बताई है और 296 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और जो करेक्शन है उसमें और ऐड करना चाहते हैं। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कुलदीप रघुवंशी को क्या राय रहेगी, क्या इन स्तरों पर ऐड किया जा सकता है या अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए? थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 248 के अराउंड स्टॉक है। थोड़ा सा करेक्शन हमें इसमें देखने को मिला है ना, एंड उनके प्राइस से आई थिंक देखने जाए तो 20% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए। स्टॉक निचले और लेवल पे फिसल सकता है 230 225 तक, एंड बजट तक आई थिंक ये स्टॉक स्टेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा एक अच्छे लेवल पे एवरेज करने के लिए। तो फिलहाल एवरेज करने से थोड़ा सा अपने आप को परहेज रखें। जैसे ही ये स्टॉक आपको 230 225 तक दिखा सकता है, आप वहां पे एवरेज करके चले। वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है और वो बाउंस बैक में ये स्टॉक 340 तक का लेवल आपको अगेन दिखा सकता है ना। ये रही शॉर्ट टर्म की बात, लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अगर ये स्टॉक 230 आता है तो आपको वहां पे एवरेज करके चलना ही है। ऊपरी लेवल पे आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 450 से लेकर 475 तक के भाव दिखाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जियो फाइनेंशियल पे बता दिया है कुणाल जी ने। तो चलिए अगले कॉलर के तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ संतोष शर्मा शामिल है। संतोष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कैसे है और कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरे पास में जोमेटो के 2000 शेयर्स हैं। 175 के रेट से मैंने परचेज किए थे। तो उसके संबंध में है कि उसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड किया जाए या उसको अभी निकाल दिया जाए? जी आपने 175 से होल्ड किया या 275? आपने शायद मैसेज में सॉरी 275। जी ठीक है। और आप कितने समय तक रुक सकते हैं इसमें? जितना भी टाइम लगे, 1 ईयर मिनिमम 1-2। ठीक है।
धोनी जी जरा जोमेटो देखिए, यहाँ पे उन्होंने 275 से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, वहाँ से स्टॉक करीबन 20% गिरता हुआ नजर आया है। अगर पिछले साल के हाई से देखें तो वहाँ से 30% नीचे है और ये 1 से 2 साल तक रख सकते हैं स्टॉक। तो बताइए यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, यहाँ पे जोमेटो में मेरे हिसाब से इस समय पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक को अगर आप डेली स्ट्रक्चर्स पे देख रहे हैं तो 200-205 का जो लेवल है वो इसके अंदर एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिला है। वहां से यहाँ पे एक रिवर्सल भी जो है वो पिछले 2 सेशंस में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट आज के सेशन में हल्की सी गिरावट यहाँ पर है, बट वापस से स्टॉक अगर 200 या 205 के लेवल को रिटेस्ट करके वहां से बाउंस लेता है तो इसके अंदर ये फ्रेश खरीदारी के मौके हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे इसकी प्रीवियस रैली को मिस करा है उनके लिए ये फ्रेश मौका यहाँ पे बनता है कि जोमेटो के अंदर वापस से यहाँ पे होल्डिंग पीरियड के साथ यहाँ पे निवेश करें। करंट लेवल से भी अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं 205 का यहाँ पे 200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है और इनकी पोजीशन के लिए भी सेम स्टॉप लॉस ही रहेगा। ऊपर की तरफ में जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 235 का लेवल क्रॉस करता है वापस इसके अंदर जो तेजी बनेगी तो ऊपर की तरफ में शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो 290 से लेके 300 तक के टारगेट बनते हैं, बट होल्डिंग पीरियड लंबा है तो आपको एक्सपोनेंशियल गेन्स भी इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको जोमेटो पर मिलता हुआ। यूट्यूब पर भी हमारे कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा है। श्वेता मिश्रा का सवाल लेते हैं। आईडीबीआई बैंक पर राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 76 यानी 76 के स्तर पे खरीदारी की हुई है और जानना चाहती हैं कि क्या आगे रणनीति रखनी चाहिए। कुणाल बताएं। कल आईडीबीआई की बात करें तो फिलहाल आईडीबीआई बैंक तकरीबन 78 के लेवल पे है और उनकी जो खरीदारी है उस खरीदारी से प्राइस फिलहाल थोड़ा सा नीचे है। मेरा जो मानना है ये होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे लेवल दिखा सकता है। जैसे ही 88 क्रॉस करेगा, अगर 88 क्रॉस करता है तो 110 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन को जो है होल्ड करके रखिए और अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल 70 तक अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहां पे भी एवरेज करके चलिए। अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम ये स्टॉक में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो होल्ड करके चलने की सलाह, अच्छी रैली आने के पूरे संकेत स्टॉक में, पूरा पोटेंशियल इसमें।